हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये है पार्ट 2 M2R4 पेपर का और हम पढ़ रहे हैं CSS। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था CSS के बारे में, उसके 3 टाइप, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टर के बारे में। ओके गाइस, तो देखो जो सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर का क्या काम होता है मैंने आपको बताया था। सेलेक्टर का काम होता है कि जो टैग होता है ना, टैग, उस टैग को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। ठीक है, तो मान लो ये 2 टैग हैं आपके पेज में, H1 और H2, सॉरी P1 और H1। तो ये क्या है, ये एक सेलेक्टर है और ये एक सेलेक्टर है। ठीक है, सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या हो सकता है, सेलेक्टर द्वारा हम उस कंटेंट या उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, CSS के रूल लिखने जा रहे हैं। तो सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर उस HTML कंटेंट, उस HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए आप क्या करने वाले हो, HTML का, सॉरी CSS का कोड लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग करके एग्जाम्पल करके दिखाए थे। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो सेलेक्टर होता है वो HTML एलिमेंट होता है या फिर HTML के एलिमेंट का, HTML एलिमेंट का कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। तो हम इनकी कई सारी कैटेगरी होती हैं या बेसिकली कई तरह के टाइप होते हैं इनके। तो जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप के बारे में बात करूँगा इस पर। तो बात करते हैं टाइप, सेलेक्टर के टाइप। ठीक है, तो क्या सिचुएशन के हिसाब से हम सेलेक्टर को यूज़ करते हैं और CSS विभिन्न प्रकार के सेलेक्टर प्रोवाइड कराता है जिसमें जिनसे वेब मास्टर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब काम उनका आसान हो जाता है, जैसे चाहे वो उसको चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले सेलेक्टर की, जिसका नाम क्या है, जिसे क्या बोलते हैं, टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। बात समझ रहे हो, टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। अब ये कैसे सेलेक्टर होते हैं, द एलिमेंट सेलेक्टर या फिर टाइप सेलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट बाय नेम। HTML एलिमेंट को उनके नाम से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल देख लो, नाम से सेलेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है। वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारा हम डिलीट कर देते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, वापस आएंगे HTML में, और HTML में हमारे पास क्या है, ये सब जो है, इन सबको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे रहने देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज द पैराग्राफ। इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है, P टैग। P मतलब पैराग्राफ टैग। ये क्या है, ये नाम है, टैग का नाम क्या है, पैराग्राफ टैग। जैसे आपने P लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि भाई पैराग्राफ टैग की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या लिख रखा है आपने, P लिख रखा है ना। तो हमने क्या यूज़ किया है, कौन सा सेलेक्टर लिया है, हमने लिया है एलिमेंट सेलेक्टर। हमने डायरेक्टली HTML का जो एलिमेंट था जिसका नाम P था, जो ये वाला टैग है HTML का, ये P से स्टार्ट होता है, तो CSS में हमने बस उसका नाम डायरेक्टली P रख लिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर दूसरा आप देखो, इसको अगर हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद अगर हम इसे रन करते हैं ब्राउज़र में, तो हमें कैसा दिखेगा आउटपुट, ये आप देख सकते हो, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जैसे ये हेडिंग है H3, तो अब अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 तरह की हेडिंग है, एक है H1 और एक है H3। तो हम H3 के लिए CSS लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, H3, फिर आपको ये कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो कलर है ना, कलर को मैं यहाँ पे रेड करूँगा। ओके, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर कोलोन। अब यहाँ पर हमें लिखेंगे ठीक है, सिया ग्रीन। फिर हम क्या देंगे, बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर क्या देंगे हम यहाँ पे, 2 पिक्सल, यहाँ पे देंगे सॉलिड। क्या होगा ये, ब्लैक। तो ये जो मैंने CSS का कोड लिखा है, ये किस पे अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा जो आपका हेडिंग 3 होगा उस पे होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिर्फ मैंने उसका नाम यूज़ कर लिया, यहाँ पे CSS में मैंने उसका नाम यूज़ कर लिया। और अगर ये जो आप देख रहे हो, ये अगर H3 ना होके, ये H1 ना होके H3 होता, ये भी H3 होता, तो क्या होता उस केस में, अब इस पेज पे जितने भी H3 होंगे सबके साथ सेम यही
इफेक्ट सब पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टाइप या एलिमेंट सेलेक्टर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जो कि HTML एलिमेंट होता है और जिसको उसके नाम के द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यह पर्टिकुलर HTML एलिमेंट ही होता है जिसे टाइप सेलेक्टर भी कहते हैं। इसमें आप HTML एलिमेंट को सेलेक्टर बनाकर CSS लिख सकते हैं। ठीक है, जिन शब्द से किसी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि P से करते हैं पैराग्राफ को, H1 से करते हैं हेडिंग 1 को, H3 से करते हैं हेडिंग 3 को, उसी तरीके से उसी शब्द को हम सेलेक्टर बना के उसके लिए CSS लिख सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेलेक्टर? अब जरा सा इस पे गौर करिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है आपका पैराग्राफ 1, बात समझना, ये है आपका हेडिंग 1 और ये है आपका पैराग्राफ और ये है आपका हेडिंग 3। ठीक है, तो अब इन सब के लिए आपको क्या करना है, इन सब के लिए अगर आपको CSS लिखना पड़े, अच्छा इसको कमेंट कैसे करेंगे? कमेंट करने के लिए अगर हम डबल लाइन का यूज़ करें, नहीं होगा, नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार यहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ पर आके क्या यूज़ करेंगे, स्टार और स्लैश यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये हमने इसे कमेंट कर दिया, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब देखो, अब ज़रा सा मैंने इसे रन करूँगा एक बार, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं चाहता हूँ जैसा इफेक्ट इस पैराग्राफ का है वैसा इफेक्ट हेडिंग का भी हो जाए और इस हेडिंग 3 का भी हो जाए, हेडिंग 1 का भी हो जाए। तो P की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टार। स्टार का मतलब A to Z जितने भी टैग हों सबके लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, ये मैंने किया। अब देखो, पहचानो उसमें से, ये आपका हेडिंग 1 है, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका क्या है, ये आपका हेडिंग 3 है और ये आपका बॉडी है और ये आपका पूरा पेज का बॉर्डर है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आपने इसे बना लिया, हेडिंग, बॉडी और आपका HTML पेज। ठीक है, ये बॉडी है, ये आपका HTML पेज। ओके, तो अभी क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल में क्या A to Z, बस आपको स्टार लगाना है और आपको लिख देना है, ये सारा इफेक्ट जो होगा वो सब पे अप्लाई होगा। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है, जब आप किसी HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध सभी एलिमेंट पर एक ही स्टाइल रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर इस्तेमाल करना चाहिए। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम स्टार, इसे स्टार और या फिर क्या बोलते हैं एस्ट्रिक से हम रिप्रेजेंट की करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो, एस्ट्रिक लगाओ, कलर कोलोन ऑरेंज, तो सारे कलर क्या हो जाएंगे, ऑरेंज हो जाएंगे, जितने भी उस पर होंगे टेक्स्ट के कलर सब ये ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द थर्ड जो तीसरा आता है उसे कहते हैं क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर पे मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में काम किया था और इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो क्लास का मतलब है कि जो H3 है, H3 पे मैंने क्या लगाया, क्लास इज इक्वल टू, मैंने इसको एक नाम दे दिया और नाम दिया मैंने H1। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने नाम दे दिया। अब उसके लिए अगर मुझे CSS लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे अगर क्लास है तो क्या यूज करेंगे, डॉट, क्या नाम है आपके क्लास का, H1, फिर लगाएंगे ये, यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने क्या यहाँ पे दिया कि जो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर कोलोन हम यहाँ पे लिखेंगे सिया ग्रीन। ओके, जो आपका कलर हो, कलर क्या हो, वाइट हो, और जो आपका बॉर्डर हो, बॉर्डर क्या हो, 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज हो। ठीक है, ये मैंने दे दिया। और एक चीज़ और, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट हो वो क्या हो, सेंटर होना चाहिए। तो H1, और इसका हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, सॉरी H3 है, ये तो टैग है और इसका क्लास का नाम क्या है, HH1। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या, क्लास है तो डॉट लगा दिया, HH1 और ये लिख दिया। इसको मैंने सेव कर लिया, वापस चलेंगे ब्राउज़र में, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर हेडिंग 3 है आपका, और जैसा आपने दिया था इफेक्ट वैसा इफेक्ट यहाँ पर आ गया, आपको दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ आपका क्लास सेलेक्टर में। इसमें क्या होता है, क्लास एक ग्लोबल एट्रीब्यूट मतलब कि HTML का कोई भी टैग हो, सारे टैग में आप क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो, इसी वजह से ग्लोबल हो गया, A to Z। ठीक है, ग्लोबल। इसे आप CSS सेलेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जिन एलिमेंट पर एक स्टाइल यानी कि CSS अप्लाई करना चाहते हैं
उन सभी एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट द्वारा क्लास डिफाइन की जाती है। क्लास कैसे डिफाइन की जाती है मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखो, ऐसे आपको लिखना है, क्या क्लास लिखना है, इक्वल टू के बाद जो भी दिल करे, जो भी मनचाहा नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। तो यहाँ से आपने क्लास को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट द्वारा क्लास डिफाइन की जाती है और इस क्लास नेम से पहले हम एक फुल स्टॉप यानी कि डॉट लगाकर CSS रूल लिखते हैं। तो डॉट मैंने कहाँ यूज़ किया भाई, जब आप CSS लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे यूज़ किया ना डॉट फिर HH1, ये देख रहे हैं आप, डॉट HH1। तो यहाँ पे डॉट लगा रखा है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने क्लास बनाया है जिसका नाम HH1 है। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्लास का नाम है, मान लो डॉट, क्लास का नाम ये है, ठीक है, और उसका कलर हमने ऑरेंज कर दिया। अब दूसरा आता है आईडी। तो आईडी और क्लास में दोनों ही एक जैसे हैं। तो क्लास की ही तरह आईडी भी एक क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट। तो किसी भी HTML टैग के साथ आईडी हम यूज कर सकते हैं एज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। इसे भी CSS सेलेक्टर बनाया जा सकता है। आईडी किसी एलिमेंट की यूनिक पहचान होती है जो प्रत्येक एलिमेंट के अलग अलग डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। आईडी, जब अगर हम आईडी लिखते हैं तो CSS के दौरान हम हैश यूज़ करते हैं जो कि आईडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप आईडी का नाम भी किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, याद रखना। आईडी का नाम आप किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, क्लास का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। सपोज करो इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने कहा 4HH1, ये मैंने दे दिया। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 4, सेम नाम HH1। अब क्या करेंगे, अब इस पेज को हम रन करेंगे तो ये क्या, इसका कलर बॉर्डर सब कहाँ चला गया, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि क्लास का नाम लिखने का एक रूल होता है जिसमें कि ये जो डिजिट सबसे पहले नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर आपने डिफाइन किया ना, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू, आपको डिजिट सबसे पहले नहीं यूज़ करना। सबसे पहले आप कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करो। आपको अगर डिजिट यूज़ करना है तो बीच में यूज़ कर लो, बाद में यूज़ कर लो, चलेगा। पर आप ना सबसे पहले स्टार्टिंग वर्ड क्लास का या आईडी का स्टार्टिंग वर्ड क्या नहीं हो सकता, डिजिट नहीं हो सकता मेरे भाई, ये याद रखना आप, ठीक है। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, इसको सेव कर लो और यहाँ पे इसको सेव कर लो। क्लास इक्वल टू इसका जो नाम है आपको ये कॉपी करना है, दिस इज द क्लास का नाम। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको सेव कर लेना है फर्स्ट क्लास। ब्राउज़र में आएंगे और आपको यहाँ पे ये देखो इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ये 4 तरह के क्लास का नाम दे दे और पूछा जाए इनमें से कौन सा सही है। तो आपको क्या पता है कि कभी भी क्लास हो या आईडी, चाहे आईडी हो या क्लास, इनके जो नाम होते हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते, हमेशा कैरेक्टर से होगा, सॉरी ABCD जो है उससे स्टार्ट होगा वो, ठीक है। अच्छा, ABCD के बाद अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे हैश लगा दिया तो क्या हैश से भी स्टार्ट होगा, हैश इज अ सिंबल। तो मैंने हैश यहाँ पे दिया और डॉट के बाद फिर से मैंने क्या लगा दिया, हैश, ओके। इसको मैंने सेव कर लिया। तो क्या ऐसा भी चलेगा, देखते हैं। नहीं भाई, हैश भी नहीं चलेगा। हैश नहीं, यहाँ पर आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, अंडरस्कोर इन द सेंस कि ये वाला कहाँ गया, ओके, ये अंडरस्कोर आप शायद लगा सकते हो। इसको एक बार देखो, यहाँ पे लगाया अंडरस्कोर और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, अंडरस्कोर, ये बिल्कुल सही, अंडरस्कोर काम करेगा। और यही एक ऐसा सिंबल है जो यहाँ पे काम करेगा, बिल्कुल अंडरस्कोर काम कर रहा है, डिजिट काम नहीं करेगा और कोई सिंबल, डॉट, @ ये सब सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी सिवाय अंडरस्कोर के, ओके। तो आगे चलेंगे, ये आपका चौथा सेलेक्टर हो गया, आईडी जो है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि विड्थ आप देते हैं ना, कि विड्थ, अलाइनमेंट, है ना, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। तो उसी तरीके से जैसे हम क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, जैसे सॉरी क्या कह रहा हूँ, वैसे क्लास और आईडी भी एट्रीब्यूट हैं, लेकिन उन्हें नाम देना पड़ता है, ठीक है। क्लास क्या है, एक तरह का एट्रीब्यूट है ना। आप जाते हो पैराग्राफ टैग में क्या लिखते हो, क्लास इज इक्वल टू, आपने कोई नाम दे दिया, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, उन्हें नाम देना पड़ता है। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर में हम किसी एलिमेंट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, सेलेक्टर के तौर पे चुन लेते हैं। यह मेथड अधिकतर फॉर्म एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। देखो यार, जब हम फॉर्म बनाते हैं तो मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल करके। सपोज करो कि यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करते हैं, ये HR टैग हमने यूज़ कर लिया, ओके।
हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा इनपुट टाइप, टाइप इक्वल टू क्या लिखा मैंने, टेक्स्ट। देखो TEL से क्या बनेगा, टेलीफोन बनेगा, एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप टेलीफोन नंबर यूज कर सकें, ठीक है। और इसमें क्या दे सकते हो, नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हो, ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या दे सकते हो, वैल्यू देना चाहते हो तो वैल्यू दे सकते हो, पर वैल्यू से अच्छा क्या है, आप इसमें क्या लगा दो, कंटेंट प्लेस होल्डर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लेस होल्डर, ओके। प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर नेम, और ये आपने इसे क्लोज कर दिया। तो दिस इज क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका एक टेक्स्ट बॉक्स। ओपन करो, कहाँ बना, यहाँ पे बन गया टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स बन गया, फर्स्ट क्लास। पर ये बॉर्डर क्यों आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में बॉर्डर क्यों आ रहा है, अरे यार टेक्स्ट बॉक्स में बॉर्डर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, जरा सा ध्यान से देखो, टेक्स्ट बॉक्स में बॉर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, स्टार। तो स्टार यूज़ किया है, इस वजह से ये बॉर्डर सब पे आ रहा है। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। अब क्या बॉर्डर आएगा, अब बॉर्डर नहीं आएगा, सिर्फ जहाँ जहाँ डिफाइन है वहीं वहीं बॉर्डर आएगा, ओके। तो यहाँ पर बना आपका टेक्स्ट बॉक्स, ध्यान से देखना, ये आपका बन गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका कुछ चेंज हो जाए, कैसे होगा। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको सेलेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ज़रा हम भी ये ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, सॉरी, ओके, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट के बाद यहाँ पे लगाएंगे ये वाला ब्रैकेट, सॉरी एक ब्रैकेट होगा यहाँ पे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, टाइप, टाइप इज इक्वल टू क्या देना है आपको, टेक्स्ट देना है। तो इसको आपको ब्रैकेट में करना है, एक मिनट, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट जो होगा वो डबल कोटेशन में होगा, यहाँ पर आ जाइए, सिंगल कोटेशन और एक सिंगल कोटेशन यहाँ पे, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये आप देख सकते हो। इसको सेव कर लेते हैं, ऐसा ही है कुछ। यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट, फिर टाइप इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब हमें क्या करना है, हमें करना है बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो होगा कलर, देखो ये लिखा मैंने कलर, कलर को क्या करना है, कलर को मुझे करना है ब्लू, कलर हो गया ब्लू। जो इसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर मुझे करना है आई थिंक येलो, ओके। ये दो चीज़ मैंने कर दिया। अब क्या करें इसको, इसको अब हम यहाँ पे रन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो बॉर्डर क्या हो गया, कुछ इफेक्ट तो आ रहा है इसका, इसका इफेक्ट तो आ रहा है कुछ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को, ओके। ज़रा सा इसे सेव करते हैं, इसको सेव कर लिया। हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कलर दिया मैंने ब्लू और इसका बैकग्राउंड कलर येलो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा सा एक छोटा सा इशू क्या है इसमें, यहाँ पे जो है ना इनपुट और इसके बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, इनपुट और इनपुट के बाद कोई भी स्पेस ना हो, आप इसको सेव कर लो और फिर आप इस पेज पे आओ। अब आप इस पेज को जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पेज है, मैंने जो इनपुट बनाया था यहाँ पे इनपुट बॉक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है, और जैसे आप इस पर कुछ लिखोगे वो ब्लू, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, अगर आप देखें गौर से, तो हमने क्या बनाया, हमने बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने बनाया था एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, एक मैंने बनाया टेक्स्ट बॉक्स। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक और टेक्स्ट बॉक्स अगर हम बना देते हैं, यहाँ पे ये बना दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। फिर नीचे हम क्या करते हैं, HR टैग ले लेते हैं, ओके, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। दो हमने बना लिए। अब क्या होगा, अब दोनों का जो आप देख सकते हो ना, दोनों में सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हम पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या देखा हमने कि अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको ऐसा कुछ देना है तब तो आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। HTML में ये यहाँ पे काम कर रहा है। आपने क्या दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो,
और ये सारी चीज़ें। बट अब ये जो चीज़ है ये रेडियो के लिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, अगर इनपुट टाइप के लिए काम ये कर रहा है तो रेडियो के लिए भी इसे काम करना चाहिए था। ओके, आपने लिखा टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो उस टेक्स्ट एरिया में दिखेगा। तो एक बार हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया का अगर आपको बनाना है तो कैसे करोगे आप, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा टेक्स्ट एरिया को ऐसे उठाएंगे, टेक्स्ट एरिया को कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो एक होता है ग्रुप वाला, तो ग्रुप वाला यानी यहाँ पर आने के बाद हमने दिया कॉमा, कॉमा के बाद हम क्या लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर क्या लिख दिया, डायरेक्टली हम अगर टेक्स्ट एरिया लिख देते हैं तो कैसा होगा। ओके, ये काम नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो अब ज़रा सा देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, अब ये काम कर रहा है। तो आपने क्या देखा, हम ग्रुप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ आप उसे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, थ्योरी को पढ़ो, फिर आप उसे प्रैक्टिकली करके देखो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये मैंने कहा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, तो ऐसे कंट्रोल मतलब ऐसा टैग जिसका इनपुट टाइप क्या हो, टेक्स्ट हो, तो आप उसको कलर जो हो क्या कर देना है, उसको ब्लू कर देना है और बैकग्राउंड कलर येलो कर देना है। साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि जो टेक्स्ट एरिया है उसका भी कर दो। तो जब टेक्स्ट एरिया का कर रहे हो तो भाई रेडियो बटन का भी कर दो, उसमें क्या है, तो रेडियो बटन का भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ज़रा सा अगर हम इसको कॉपी कर ले यूँ, ये मैंने किया ऐसे कॉपी, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो। ओके, तो इसका क्यों नहीं हो रहा, तो मैं भी शायद ये सपोर्ट ना करता हो, कोई इशू नहीं। ओके, अब हम आगे चलेंगे। तो हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर कब होगा, जब हमें टेक्स्ट बॉक्स का कुछ डेकोरेशन करना होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये। ओके, अब एक काम हम और करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई चेक बॉक्स हो तो क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ओके, तो ये हो गया इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो हम क्या करते हैं, हम ये कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, वापस आएंगे CSS में। अब यहाँ पे क्या इनपुट टाइप, और जो इनपुट टाइप जहाँ पर है रेडियो की जगह पे पूरा हम यहाँ पे चेक बॉक्स को पेस्ट कर देते हैं। तो चेक बॉक्स मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर लिया, और अब ज़रा सा इसे रिफ्रेश करेंगे तो चेक बॉक्स तो है यहाँ पे, पर ये चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका कलर है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो नहीं रहा। तो क्या हम चेक बॉक्स में कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इनलाइन CSS यूज़ करें, सपोज़ ये जो चेक बॉक्स है। ओके, तो चेक बॉक्स में क्या होता है, वैल्यू होता है, वैल्यू इज इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे, ये दे दिया। ठीक है, अब इसी में क्या लिखते हैं, स्टाइल, यहाँ पे लिया स्टाइल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कोलोन रेड। ओके, तो वापस चलेंगे यहाँ पे, नहीं, तो इस पे काम नहीं हो रहा। ओके, तो इसके लिए हम कुछ दूसरा मेथड यूज़ करेंगे अगली बार। फिलहाल अभी हम कवर कर लेते हैं ये टॉपिक सेलेक्टर का। तो बेसिकली जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होगा, तो आप सिंपली अगर टेक्स्ट बॉक्स को है ना, टेक्स्ट बॉक्स, तो आप उसको तो कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स मैंने करके दिखा दिया, ये वर्क कर रहा है। ओके, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रॉपर थोड़ा सा CSS का नॉलेज हो जाए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या है अपने पास, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, दैट इज द क्लास। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्लास लिखा, और टेक्स्ट एरिया सेंटर कलर ग्रीन। ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो एक बार हम ये एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके बारे में है, ये एट्रीब्यूट के ही बारे में है। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में है। अब देखो, सपोज करो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो अब मैंने क्या बनाया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होगा li टैग, सो li, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ओके। नंबर 2 आपका हो जाएगा li, ये होगा, वेरी गुड। अब ये जो आपका अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास। अब क्लास इज इक्वल टू मैंने दे दिया AA,
ऐसा कुछ मैंने दे दिया क्लास। और उसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं, साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया है कि एक मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाया जिसमें 2 आइटम है यहाँ पे। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आपको आउटपुट जो दिखेगा, तो ये आपको आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ये आउटपुट आपको दिख रहा है। तो अगर मैं एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करूँ तो एट्रीब्यूट यहाँ पर आ जाओ, तो ये टैग है। अब इस टैग में एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया, क्लास यूज़ किया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक मैंने ये वाला टैग ले लिया पैराग्राफ। अब बात समझो, 2 टैग है मेरे पास यहाँ पर, और इसके बाद मैंने क्या लिया, एक लाइन ब्रेक करो इसका, बियर टैग, एक पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, इसका डबल ए है, इसका ABC। तो देखो यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट तो ये क्लास है ना, क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को हम CSS में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जो ऐसे जितने भी टैग है जिनमें क्लास लगा हुआ है, जिनमें क्या लगा हुआ है, क्लास लगा हुआ है, तो उनका हम एक अलग से यहाँ पे CSS करेंगे। तो देखो यहाँ पर आगे मान लीजिए ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, अब मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें CSS कोड लिखना है किसके लिए, क्लास एट्रीब्यूट के लिए। ओके, तो आप ऐसे देखो, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा कलर जो होगा, कलर क्लोन एक्वा, ये कलर हो गया। और फॉन्ट फैमिली जो होगी, ये क्या होगी, कर्सिव होगी। और एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल, ये क्या होगा आपका डॉटेड। ठीक है, और बॉर्डर होगा आपका रेड कलर का। इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये सेव हो गया, वापस चलेंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे रन करेंगे। तो जैसे मैंने रन किया, आपने क्या देखा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज CSS। इसका भी बॉर्डर क्या हो गया, बॉर्डर डॉटेड हो गया, और इसका कलर एक्वा हो गया। हेलो, ये क्या चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स का नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल जो था, यहाँ पे देखो इसका भी कलर क्या हो गया, एक्वा हो गया, और बॉर्डर डॉटेड हो गया। और क्या है, यहाँ पे भी जो लिखा कंप्यूटर साइंस, तो ये भी आपका हो गया। और ये क्या है, O लेवल कंप्यूटर साइंस, ये क्यों नहीं हुआ, तो हमने क्या किया ना, हमने क्या यहाँ पे किया है, देखो इस बार हमने टारगेट किया है क्लास को। मतलब HTML पेज में जितने भी टैग हैं, अगर उन सभी टैग में क्लास एट्रीब्यूट यूज है, तो देखो क्लास एट्रीब्यूट इसमें यूज नहीं है, इसमें यहाँ पे देखो O लेवल कंप्यूटर कोर्स इसमें यूज नहीं है, और दिस इज पैराग्राफ इसमें यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखो O लेवल कंप्यूटर कोर्स तो ठीक है। अब दिस इज पैराग्राफ, ये इसका स्टाइल चेंज क्यों है, क्योंकि ये जो दिस इज पैराग्राफ है P टैग, तो P टैग के लिए हमने यहाँ पे ये बना रखा है ना, ये P टैग के लिए हमने ऑलरेडी CSS का कोड लिख रखा है। अब मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर सेलेक्टर कौन है, क्लास, HTML के वो सारे टैग को आपको मॉडिफाई करना है, उनका कलर एक्वा करना है जिनमें क्लास एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जरा सा ये देखो, तो देखो इसमें क्लास, इसमें है क्लास, और इसमें नहीं है क्लास, इसमें है, और क्लास इसमें है। तो क्लास वाले 3 टैग हैं। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, जहाँ पे क्लास लिखा हुआ है ना, इसको मैं ID कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, ID कर दिया। ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो अब आप देखो, तो जब मैंने ID कर दिया तो क्या लिखा है, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। अब इसका कलर ब्लू हो गया। ब्लू क्यों हो गया, क्योंकि ID के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ CSS यहाँ पे लिख रखा है। वेयर इज ID, वेयर इज ID, वेयर इज ID। ओके, एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया, और वापस आते हैं यहाँ पे स्टाइल शीट में, फर्स्ट क्लास, इसको सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे क्या लिखे, ये देख लो, ये P पैराग्राफ टैग क्या है, ID।
तो ये जो पैराग्राफ है इसको पैराग्राफ ना करके अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया H3 कर दिया, क्योंकि पैराग्राफ जो है पैराग्राफ के लिए तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है, पैराग्राफ के लिए। तो अगर HTML में पैराग्राफ टैग है तो मैंने क्या कर दिया पैराग्राफ टैग। अगर पैराग्राफ टैग का क्लास कुछ भी हो, क्लास का नाम चाहे जो हो, चाहे आईडी चाहे जो हो, पर अगर पैराग्राफ ये है, पैराग्राफ है, तो उसको ये मॉडिफाई कर देगा। जो जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन किया है वो सारी प्रॉपर्टी उस पर लागू हो जाती हैं तब तक, जब तक कि आप क्लास के लिए स्पेशली जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये जो इसको मैंने आईडी कर दिया था इस पी को, तो इसका क्लास क्या था, ABC था, तो तब भी ये इसको ले रहा था। पर अगर आप ABC क्लास के लिए अगर आप CSS लिखोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा और जो आपने उसकी क्लास के लिए लिखा है वो वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, उस सबको हटा दिया। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट वाला है ना, ये कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, तो ये क्या है भैया, ये आपका सिंपल मतलब वैसे बेसिक सा दिख रहा है हेडिंग वाला, ठीक है। नीचे ये बॉक्स क्यों बन के आ रहा है, नीचे ये एक बार चेक करते हैं इसको, तो नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर है देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H3 है और यहाँ पे क्लोज किया हुआ है पैराग्राफ, ठीक है। तो इस वजह से उसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये पैराग्राफ है या आपका ओके हेडिंग है। तो अब क्या होगा, अब जो नीचे ये आ रहा है ना बॉर्डर, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये आपको दिख रहा है। तो सपोज इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने जैसे यहाँ पे किया ना, अभी मैंने किया क्लास के लिए, तो मैंने उन सारे टैग को टारगेट किया जिन टैग में क्लास लगा होगा। तो क्लास इसमें लगा है 1, क्लास इसमें लगा है 2 और इसमें क्लास नहीं लगा है, इसमें आईडी है। तो फिर हम क्या बनाते हैं, एक ऐसे ही आईडी के लिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, ये ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईडी और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे करली ब्रैकेट और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, हम सिर्फ लिख देते हैं फॉन्ट फैमिली कर्सिव। ये कर दिया हमने, इसको हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट फैमिली कर्सिव हो गया। अगर आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं ना और पैडिंग दे देते हैं। ये दो चीज़ और कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर लिया। तो इससे क्या होगा, सेंटर में आ गया और पैडिंग हो गया इसमें। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सेंटर हो गया और इसमें चारों तरफ पैडिंग लग गई होगी इसके बॉर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा है एट्रीब्यूट वाला। अब आगे चलेंगे इसमें हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं जैसे पैराग्राफ में लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो मतलब लैंग्वेज इसे आपको बताता है कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं किस कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज में यहाँ पे HI मतलब जिन पैराग्राफ एलिमेंट में लैंग्वेज एट्रीब्यूट की वैल्यू HI होगी सिर्फ वे ही सेलेक्ट होंगे। तो मैंने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दिया, मतलब पैराग्राफ लैंग्वेज HI तो भैया सिर्फ वही वाले होंगे, है ना। तो ये तो जैसे हम क्लास का नाम देते थे ये उस तरीके से काम कर रहा है। तो जिसमें आपने क्या दिया, अब एक क्या होता है कि पैराग्राफ लैंग्वेज HI जिनमें लैंग्वेज की वैल्यू HI शब्द हो वही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। EN यानी इंग्लिश के लिए EN हो वो शुरू क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिस इज द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ तो टैग हो गया। अब यहाँ पे टैग और टैग के साथ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम क्या, लैंग्वेज, लैंग्वेज इक्वल टू उससे पहले एक सिंबल लगा है और किसके EN। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिन पैराग्राफ एलिमेंट में लैंग्वेज एट्रीब्यूट की वैल्यू EN हो या EN से शुरू हो सिर्फ, है ना, वही इसमें शामिल होंगे। ओके, वही सेलेक्ट होंगे, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली ये सारे कभी कभी यूज होते हैं, इन्हें मतलब मोस्टली केस में हम सिर्फ क्लास और आईडी ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम क्लास और आईडी ही यूज़ करते हैं और वही हमें पढ़ना ही है, क्लास और आईडी। वैसे ये इसके टाइप हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर या सब सेलेक्टर। ओके, डिसेंडेंट या सब सेलेक्टर, व्हाट इज सब सेलेक्टर। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, LI के अंदर B टैग। ओके, तो ये इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। CSS रूल को एक एलिमेंट के भीतर डिफाइन किसी अन्य एलिमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लो एक H1 हेडिंग है और उसके अंदर आपने कुछ और डिफाइन कर रखा है जैसे कि LI, या फिर जैसे कि यहाँ पर देखो आप। ओके, तो सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल है वो है हमारा, इन सबको हटा दो आप। ओके, वो है हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट को जरा सा आप ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
एक तो इसमें है आपका यूएल, और यूएल के अंदर क्या है, एलआई, ठीक है, दैट इज यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, एलआई। तो अगर आपको यूएल के अंदर इस एलआई को अगर आपको कुछ करना हो, डेकोरेट करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमने क्लास दे रखा था, तो क्लास हम रिमूव करेंगे, आईडी भी रिमूव करेंगे, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें इफेक्ट ना करे कुछ। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब अगर मैं इसका आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आउटपुट क्या होगा इसका, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल और मैंगो, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पाते हो। पर अगर मुझे इसको क्या करना हो, इसको अगर मुझे स्टाइल करना हो तो कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास क्या है, यूएल और एलआई। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ये क्लास है, तो मैंने क्या बताया था, क्लास के लिए डॉट यूज करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें डॉट लगाएंगे। क्लास का नाम क्या है, डबल ए, ओपनिंग क्लोजिंग, ओके। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हमें क्या करना है, हमें लिखना है पर क्लास का नहीं, हम क्या किसका करने वाले हैं, हमने बोला डिसेंडेंट यानी सब सेलेक्टर की बात कर रहे हैं ना। तो यूएल टैग के अंदर स्पेस देंगे, एक एलआई टैग होगा, ओके, यूएल टैग के अंदर एक एलआई टैग होगा, उसका क्या लिखेंगे, कलर हम कर देंगे रेड। बात समझ रहे हो आप, कलर हम कर देंगे रेड। और उसके बाद इसका क्या होगा, फॉन्ट फैमिली, ओके, फॉन्ट फैमिली फैंटेसी कर देते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो यूएल है, अब हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, इस कलर को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो इस बैकग्राउंड कलर में हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो ज़रा सा आप देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एलआई टैग है उसका आपको कलर रेड कर देना है और उसका आपको फॉन्ट चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो, फोकस करो एक बार, तो मैंने दो चीज़ें लिखी, देखो यहाँ पर एक सिंगल जो आपका टैग है, एट्रीब्यूट है, तो बेसिकली ये टाइप टैग है ना, टैग टाइप के लिए हमने लिख दिया कि जब भी आपको यूएल मिले, अनऑर्डर लिस्ट मिले, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, आपको ये वाला कलर सेट कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा क्या, एक एलआई, ओके। अच्छा, एक और काम करते हैं, मान लो ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, जो एप्पल लिखा है ना, एप्पल को हटा दो थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, इसके अंदर हम लगा देते हैं एंकर टैग, AHREF इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो हैश का मतलब इम्पटी लिंक आपने दे दिया यहाँ पे, और इसके अंदर आपको क्या करना है, एप्पल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या लिया, एलआई के अंदर मैंने क्या लिया, एलआई के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है एक हाइपर लिंक, और ये हो गया मैंगो। अब देखो, अब क्या हो गया, अगर मुझे इस हाइपर लिंक का कलर चेंज करना हो तो कैसे होगा, ओके। तो अब देखो, ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, जैसे कि इसके लिए अगर मुझे CSS लिखना है तो यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, यूएल के अंदर, एक मिनट, ये है यूएल, फिर स्पेस लगाओ, एलआई स्पेस लगाओ, एंकर के बाद एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज होवर प्रॉपर्टी, ठीक है। होवर में क्या हो, होवर में हम कर देते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर कोलोन, ये क्या हो जाए, ये हो जाए अक्वा। तो इसको मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया। अब जरा सा देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें, ओके। तो ये देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, जरा सा यहाँ पे ध्यान से। तो एक प्रॉपर्टी होती है होवर में क्या होता है, जैसे ही कर्सर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आएगा, देखो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया एक्वा, हटाया, बिल्कुल सही है, हो गया। तो देखो मैंने इसमें क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसका कलर रेड कर देना, ठीक है। पर ड्यू टू हाइपरलिंक, अक्सर हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है, और जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो पर्पल हो जाता है ना, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये है हमारा हाइपरलिंक, ठीक है, ये हमारा हाइपरलिंक। यहाँ पर जैसे मैं इस पर कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये इसका नीचे से जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कलर का हो जा रहा है, इस पर भी ले जा रहे हैं तो ये भी सेम, ठीक है। ये देखो इफेक्ट देख रहे हो, ये किस वजह से हुआ, इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूज़ किया सब सेलेक्टर को।
तो मैंने क्या लिखा, LI UL यानी ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक LI टैग होगा और LI टैग के अंदर एक एंकर टैग होगा। ठीक है, एंकर टैग का क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने होवर दिया है तो चलो होवर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। होवर तो एक इफेक्ट है, प्रॉपर्टी है, उसको हटा देते हैं। मैंने कहा सिर्फ एंकर टैग का क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर यहाँ से ये येलो कर देना है। येलो नहीं, आई थिंक येलो को हटा के कुछ और कलर यहाँ पे देखते हैं, बहुत काफ़ी सारे। येलो से हटा के हमने कहा यहाँ पे इसका कलर ये तो है ही, ये डार्क रेड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, चलो देखो हुआ, बिल्कुल हुआ। जो जो आपका हाइपर लिंक है, सिर्फ हाइपर लिंक का ही बैकग्राउंड कलर डार्क रेड हो गया है, हाइपर लिंक का। और जो ये देख रहे हो ग्रीन वाला यहाँ तक, ये पूरा किसका है, ये पूरा आपका जो आपका यूएल है उसका हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डिसेंडेंट होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर कोई और टैग हो और उस टैग का अगर आपको CSS कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। व्हाट इज द चाइल्ड सेलेक्टर, इसे भी आप सब सेलेक्टर, देखो चाइल्ड सेलेक्टर समझते हो, किसी टैग के अंदर कोई एक टैग। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें इस एग्जांपल को लेके चलूँ, इस एग्जांपल को अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यूएल जो है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट जो है, ये टैग पेरेंट टैग है। इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड है LI, और LI का चाइल्ड कौन है, LI का चाइल्ड है एंकर टैग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पेरेंट है LI का और साथ ही साथ एंकर टैग का। ठीक है, और एंकर टैग किसके अंदर है, LI के अंदर। तो LI क्या है, एंकर टैग का पेरेंट है, और ये LI किसके अंदर है, UL के अंदर। तो UL क्या है, इसका पेरेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, जब चाइल्ड सेलेक्टर का हम यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका में थोड़ा सा चीज़ चेंज डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है। देखो क्या कह रहा है कि ये सब सेलेक्टर की तरह होते हैं, लेकिन इसका दूसरा कार्य है, एक चाइल्ड सेलेक्टर पर CSS अप्लाई करने के लिए पहले पेरेंट सेलेक्टर को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद स्पेस देकर आपको ग्रेटर देन सिंबल का चिन्ह लगाया जाता है। फिर स्पेस देकर चाइल्ड सेलेक्टर को लिखा जाता है और CSS जो भी होते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मैंने क्या लिखा, बॉडी के अंदर पैराग्राफ, उसका कलर क्या कर देना ये। तो ज़रा सा अब देखो, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, मतलब सेम जो मैंने यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा कि UL जो है इस ग्रेटर देन LI। ठीक है, और ये ग्रेटर देन, अच्छा LI पहले एक कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या किया, LI, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि इसका बॉर्डर, ओके सॉरी, जो बॉर्डर है, बॉर्डर कर देते हैं 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, तो ये मैंने बॉर्डर दे दिया। अब चलेंगे ब्राउज़र में, वापस ब्राउज़र में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो बॉर्डर हो गया, ग्रीन वाला बॉर्डर आप देख रहे हो। अच्छा, ये ग्रीन कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ग्रीन को हटा के हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक, और ये बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसको हम 2 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो एप्पल, और एप्पल का बॉर्डर बन चुका है, LI के अंदर बॉर्डर आपने बना दिया। हमने यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किया यहाँ पर ये UL ग्रेटर देन, यानी कि पेरेंट है किसका, LI का, तो LI का हमने बॉर्डर सेट कर दिया। ओके, अब इसी तरीके से अगर मुझे एंकर का भी करना हो तो यहाँ पर ग्रेटर देन, फिर एंकर लगा देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कहा एंकर का जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम कर देते हैं ब्लू। बॉर्डर के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली, ये है इसका फॉन्ट फैमिली, हम कर देते हैं मोनो स्पेस। ओके, मोनो स्पेस कर देते हैं, और कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और पैडिंग ले लेते हैं, ये भी कॉपी कर लिया हमने। तो ये, तो इसी तरीके से अगर मल्टीपल है, मतलब अगर एक टैग के अंदर 3-4 हायरार्की बनी हुई है तो आप उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जब कभी भी अगर आपको यहाँ पे देखो, ये मैंने कर तो दिया, पर भाई साहब कहाँ चला गया, ये क्या किया, पैडिंग बहुत ज़्यादा पैडिंग हो गई। ठीक है, पैडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई, दैट इज़ 20 पिक्सल इज मोर इनफ। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग। सेंटर वगैरह सही है, फर्स्ट क्लास। तो ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो इसी तरीके से ये क्या है, दिस इज द चाइल्ड। चाइल्ड जब भी हम लिखेंगे चाइल्ड सेलेक्टर को तो पहले पेरेंट टैग लिखेंगे, फिर उसका बाद आपको लगाना है सिंबल ग्रेटर देन का, फिर उसके बाद जो भी चाइल्ड टैग है आप उसका नाम लिख सकते हो। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा है। अब चलते हैं मल्टीपल सेलेक्टर आप कैसे बनाओगे या तो आप कैसे लिखोगे। देखो, जब किसी पर्टिकुलर सेलेक्टर के लिए एक से ज़्यादा सीएसएस रूल डिफाइन करने होते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्टाइल रूल बोलते हैं। ठीक है, कि आपने एक ही बार में मल्टीपल स्टाइल रूल को डिक्लेयर कर रहा है। इसमें आप किसी भी सेलेक्टर के लिए एक साथ मल्टीपल स्टाइल रूल डिक्लेयर करते हैं। नीचे उदाहरण के लिए देख सकते हैं। मल्टीपल स्टाइल रूल मतलब क्या है ना, कि एक आपने क्या, देखो जैसे H1 के लिए आपने क्या लिखा, H1 के लिए कलर आपने ऑरेंज कर दिया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये किसके लिए, इसे मैं अगर मैं कॉपी कर लूँ, चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये किसके लिए है, हेडिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और ये ये है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, एक बनाया H1। ओके, तो यहाँ पे बोला हेलो और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक HR टैग लगा दिया। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि आपका क्या है, दिस इज H2 है। चलो ये H1 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, H1 के लिए अगर मैं CSS लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से, तो ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, सिंपल H1 लिखना है तो H1 टैग का नाम क्या है, H1। इसके लिए 1 2 3 4 इसमें हमने क्या लिख दिए, स्टाइल रूल हमने मेंशन कर दिए, एक ही बार में 4। तो कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो, ऐसा चीज़ आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बन गया आपका हेलो इंडिया करके, ये आपने दिया था, ये बन गया। अब अगला क्या है इसमें, यहाँ पे क्या है, सेलेक्टर को ग्रुप करना। व्हाट डू मीन सेलेक्टर को ग्रुप करना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो जो भी स्टाइल मैंने इस पर्टिकुलर टैग का दिया है, मैं चाहता हूँ यही स्टाइल इसका भी हो जाए, कंप्यूटर एक्सपर्ट का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैसे होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो H1 का दिया है ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये H2 है ना, H2। तो जो मैं चाहता हूँ कि जो H1 का इस पर्टिकुलर टैग का जो भी स्टाइल हमने किया है, मैं चाहता हूँ वही स्टाइल इसका भी हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, स्टाइल में आओ, जहाँ पे H1 लिखा है यहाँ पे दो कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिख देना है आपको, H2। तो H2 का भी वैसा ही हो जाएगा। और कोई टैग है तो मान लो यहाँ पे H3 भी है, तो एक बार देखते हैं, कॉमा देके H3 का भी करके देखते हैं, H3 का भी ऐसा ही चाहिए मुझे। अब इसे सेव कर लेते हैं, तो देखो ये देखो H1 ये रहा, H3 इसके ऊपर है, ये तो है ही ऑलरेडी, है ना, तो सब बदल गए। अब बार पैराग्राफ का भी चाहिए मुझे, मैंने कहा पैराग्राफ का भी चाहिए भाई, तो कॉमा देके P भी लगा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो पैराग्राफ का भी क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ का भी टेक्स्ट क्या हो गया, ये भी बदल गया, है ना। तो हम इस तरीके से चीज़ों को ओवरराइड कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी कलर एक जैसे हो गए। तो ये क्या था, ये था आपका सेलेक्टर ग्रुप, मतलब एक ही बार में, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो ए यानी एंकर टैग का भी कलर ऑरेंज हो जाए, बी यानी बोल्ड जो है उसका भी कलर ऑरेंज हो जाए, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, तो जो भी हैं सारी चीज़ें एक ही बार में आप मल्टीपल टैग को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कॉमा दे के, है ना। ये हो गया, आगे चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके सेलेक्टर खत्म हो जाते हैं। तो कितने सेलेक्टर तकरीबन हमने पढ़ लिए, हमने पढ़े करीब 7 से 8 सेलेक्टर पढ़े। ठीक है, तो सारी चीज़ों में कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख के आप इसे पढ़ सकते हो और इससे हिसाब से आप चीज़ों को बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आपके विचार हों कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।